हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संजू सिन्हा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जोलॉजी, गवर्नमेंट वीवाईटी पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज दुर्ग से बोल रही हूँ। आज हमारा लेक्चर बायोडाइवर्सिटी, इसके प्रकार एवं मेजरमेंट पर होगा, जो कि एमएससी जोलॉजी सेमेस्टर 1 के पेपर 1 का 4th यूनिट का पार्ट है। स्टूडेंट्स, बायोडाइवर्सिटी पर एक लेक्चर सीरीज होगा जिसमें 3 या 4 पार्ट होंगे। आज प्रथम पार्ट में हम बायोडाइवर्सिटी, उसके प्रकार, उसका मेजरमेंट एवं बायोडाइवर्सिटी के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। बायोडाइवर्सिटी वर्ड का सबसे पहले उपयोग वॉल्टर जी रोसन ने 1986 में किया था। अकॉर्डिंग टू CBD या कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अनुसार बायोडाइवर्सिटी की जो परिभाषा दी गई है वो इस प्रकार है कि सभी स्रोतों के जीवित जीवों के बीच की विविधता को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, जिसके अंतर्गत एक ही जाति की जीवों की जेनेटिक विविधता हो सकती है या विभिन्न प्रकार के प्राणियों एवं पौधों के जातियों में विभिन्नता हो सकती है या इकोसिस्टम की विभिन्नता हो सकती है। बायोडाइवर्सिटी के संबंध में अनेक रोचक तथ्य हैं, जैसे 1988 में बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट में 1988 में बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट में बायोडाइवर्सिटी वर्ड कहीं भी कीवर्ड के रूप में उपयोग नहीं किया गया था, जबकि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वर्ड केवल एक बार लिखा गया। 1993 में बायोडाइवर्सिटी शब्द का उपयोग 72 टाइम्स 72 बार हुआ तथा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 19 बार उपयोग किया गया, और अगले 10 वर्षों में यह गिनना कठिन हो गया कि इस शब्द का उपयोग साइंटिस्ट, पॉलिसी मेकर्स या अन्य लोगों के द्वारा प्रतिदिन कितने बार किया गया। तो कहने का तात्पर्य है कि केवल 30 वर्षों में बायोडाइवर्सिटी वर्ड हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया। और ये क्यों हो गया, आइए देखते हैं। सामान्य शब्दों में बायोडाइवर्सिटी का अर्थ होता है इस पृथ्वी पर उपस्थित वनस्पति तथा प्राणियों की वृहद विविधता। दूसरे शब्दों में पृथ्वी पर जीवों की विविधता एवं उसके असंख्य प्रक्रियाओं को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। वर्ल्ड रिसोर्स के अनुसार विश्व के सभी जीवों के प्रकार को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, जिसमें उनकी जेनेटिक विविधता तथा उनके द्वारा निर्मित संयोजन सम्मिलित हैं। 1992 में रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट के समय बायोडाइवर्सिटी टर्म को स्वीकार किया गया एवं इस शब्द को तत्कालीन मीडिया के द्वारा प्रचारित किया गया। हालांकि बायोडाइवर्सिटी शब्द का उद्भव 1986 में हो चुका था, लेकिन इस वर्ड को जो प्रसिद्धि है वो 1992 में अर्थ समिट के बाद मिली। नाउ बायोडाइवर्सिटी का अध्ययन करने के लिए हमें सबसे पहले फ्लोरा एवं फौना टर्म को जानना आवश्यक है। फ्लोरा का अर्थ होता है किसी स्थान विशेष पर किसी समय में उपस्थित संपूर्ण पौधों या प्लांट्स की संख्या, तथा फौना का अर्थ होता है किसी स्थान विशेष पर किसी समय में उपस्थित संपूर्ण जीव जंतुओं या एनिमल्स की संख्या। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि विश्व में कुल कितनी प्रजातियां हैं। सन 1758 में लिनियस ने 9000 प्रजातियों को पहचान कर उनका नामकरण किया। आज हमारे पास लगभग 1.8 मिलियन स्पीशीज है जिन्हें पहचान कर उनका नामकरण किया जा चुका है, और इनमें से लगभग 56% जो हैं वो कीट या इंसेक्ट ग्रुप के जीव हैं। पृथ्वी पर कुल कितने प्रकार के जीव हैं, अभी तक यह आकलन नहीं किया जा सका है, फिर भी इनकी अनुमानित संख्या लगभग 8.7 बिलियन है। अतः हम कह सकते हैं कि अभी भी हम अपनी पृथ्वी के जीवों के बारे में बहुत ही कम जानते हैं। एक प्रजाति का धरती पर जीवन काल लगभग 4 मिलियन वर्ष होता है। इस टेबल में हम देख सकते हैं कि संपूर्ण विश्व में एवं भारत में कितने
एनिमल्स की पहचान की गई है एवं विश्व के मुकाबले में भारत में जीवों का प्रतिशत कितना है। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये मैमल्स हैं, जो वर्ल्ड में टोटल मैमल्स की संख्या 4,629 है। इनमें से 350 मैमल्स इंडिया में पहचाने गए हैं, जो कि वर्ल्ड का 7.6% है। इसी प्रकार जो पक्षी हैं, बर्ड्स हैं, वो 12.6% इंडिया में आइडेंटिफाई किए गए हैं। रेप्टाइल्स 6.2%, एम्फीबियंस 4.4%, फिशेस एंड आर्थ्रोपोडा 11.7% एंड 6.9% रेस्पेक्टिवली, एंड फ्लावरिंग प्लांट्स जो है वो 6.6%। जो बाकी के नंबर हैं उनमें मॉलस्क, वर्म्स, फंजाई, एल्गी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म साथ ही सम्मिलित हैं, जो कि इस टेबल में नहीं है। नाउ यहाँ इस टेबल में हम विश्व एवं भारत में पेड़ पौधों वनस्पतियों के नंबर देख सकते हैं। इनके साथ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी इंक्लूडेड हैं, जैसे बैक्टीरिया वर्ल्ड में 4,000 स्पीशीज डिस्क्राइब्ड है, जिसमें से 850 स्पीशीज इंडिया में है, जो कि 21.25% है वर्ल्ड का, जो एक बहुत बड़ा नंबर होता है। वायरसेस अननोन है, इंडिया में अभी तक कितने वायरस पहचान किए गए हैं इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। एल्गी 16.25%, fungi 20.14%, lichens 11.80%, bryophytes 17.8%, pteridophytes 8.46%, gymnosperm and angiosperm 7.0%। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हमारे यहाँ वनस्पति जो हैं या पेड़ पौधे या प्लांट्स, उनका नंबर एनिमल्स के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। यहाँ पर इस टेबल में हम ये देखना चाह रहे हैं कि इस टेबल में देखें तो एंडेमिक फाइला। एंडेमिक फाइला क्या होते हैं? एंडेमिक का अर्थ होता है कि जो प्रजाति केवल किसी विशेष हैबिटेट में ही पाई जाती हो, उसे उस हैबिटेट का एंडेमिक स्पीशीज कहा जाता है। यहाँ इस टेबल में हमने हैबिटेट लिया है, फ्रेश वाटर हैबिटेट, मैराइन हैबिटेट, सिम्बायोटिक हैबिटेट एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। अब इन हैबिटेट्स में कितने एंडेमिक फाइला हैं? तो टोटल फ्रेश वाटर फाइला जो है 14 फाइला आइडेंटिफाइड हैं, जिसमें से इंडिया में कोई भी फाइला जो है वो एंडेमिक नहीं है। मेराइन 28 में से 13 एंडेमिक फाइला हैं। सॉरी, ये इंडिया में नहीं, ये वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड है, जिसमें से जो फ्रेश वाटर के फाइला है वो इनमें से कोई भी फाइला एंडेमिक नहीं है। मेराइन वाटर में 13 एंडेमिक फाइला है, सिम्बायोटिक में 4 एंडेमिक फाइला है, एंड टेरेस्ट्रियल में 1 एंडेमिक फाइला, आउट ऑफ 11 1। तो इस टेबल को देखकर हम ये आसानी से कह सकते हैं कि जो समुद्री जीव जंतु हैं या समुद्र में पाए जाने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें एंडेमिज्म बहुत ज्यादा है दूसरे हैबिटेट के कंपैरिजन में। यहाँ पर कुछ एनिमल और प्लांट स्पीशीज है जो इंडिया के लिए एंडेमिक है, जो केवल इंडिया में पाए जाते हैं, जैसे मॉलस्क, लैंड एंड फ्रेश वाटर। तो जो भूमि पर रहने वाले मॉलस्क हैं उसकी 778 स्पीशीज एंडेमिक है इंडिया के लिए, और फ्रेश वाटर मॉलस्क में 89 स्पीशीज एंडेमिक है। इंसेक्ट ग्रुप में 16,214 स्पीशीज जो है वो इंडिया की एंडेमिक स्पीशीज है। एम्फीबिया में 110, रेप्टाइल्स में 214, एवीज में या बर्ड्स की 69 प्रजातियां जो हैं वो एंडेमिक हैं। मेमेलिया के 38 प्रजाति, टेरिडोफाइटा के 200 और एंजियोस्पर्म्स के 4,950 प्रजातियां जो हैं वो इंडिया के लिए एंडेमिक प्रजातियां हैं। नाउ ये है पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर जो है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंतर्गत लाया गया, जो बायोडाइवर्सिटी के कंटिन्यूअस अपग्रेडेशन के लिए, कि बायोडाइवर्सिटी को हम कैसे फ्लरिश करें, बायोडाइवर्सिटी को हम कैसे बनाए रखें, उसका संरक्षण कैसे करें,
या हमें तो अभी पता ही नहीं कि हमारे पास ओरिजिनली या मौलिक रूप से कितनी स्पीशीज उपलब्ध हैं। तो उन सब की उपलब्धता को अपग्रेड करने के लिए पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर डॉक्यूमेंट इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके अंतर्गत हर क्षेत्र में उपलब्ध प्रजातियों के संबंध में संपूर्ण जानकारी जो है वो लोकल बायोडायवर्सिटी कमेटी के द्वारा मेंटेन की जाती है। और इसका मुख्य उद्देश्य बायो रिसोर्सेस के कंजर्वेशन एवं सस्टेनेबल यूज को प्रमोट करना और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का डॉक्यूमेंटेशन करना है। ये जो बायोलॉजिकल पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर है, इससे संबंधित सभी प्रकार के जो टेक्निकल सपोर्ट और गाइडेंस हैं वो नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी एवं स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड के द्वारा जो लोकल बायोडायवर्सिटी कमेटी है उनको प्रदान की जाती है। मतलब हर क्षेत्र में एक लोकल बायोडायवर्सिटी कमेटी बना दी जाती है। उनका काम रहता है कि ये पंचायत लेवल पर जाकर वहाँ के लोकल वहाँ की जितनी भी जो रीजनल या लोकल फ्लोरा फौना है उसको रिकॉर्ड करें और उससे संबंधित जितने भी सजेशंस हैं या प्रॉब्लम्स हैं वो नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी एवं स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड के द्वारा उसमें सहयोग है। ना बायोडायवर्सिटी जो होती है उसे 3 स्केल में नाप सकते हैं, अल्फा बायोडायवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी एंड गामा डाइवर्सिटी। जो अल्फा डाइवर्सिटी होती है वो किसी एक साइट की डाइवर्सिटी को, किसी एक स्थान की डाइवर्सिटी को अल्फा डाइवर्सिटी कहते हैं। बीटा डाइवर्सिटी मतलब जो अल्फा डाइवर्सिटी होती है वो छोटी जगह होती है, छोटा स्थान होता है। बीटा डाइवर्सिटी किसी 2 साइट्स की बायोडाइवर्सिटी को जब हम देखते हैं उसे बीटा डाइवर्सिटी कहते हैं। और जब पूरे लैंडस्केप की डाइवर्सिटी को देखा जाता है उसे गामा डाइवर्सिटी कहते हैं। तो अल्फा मतलब किसी छोटे जगह की डाइवर्सिटी को मेजर करना, बीटा माने किसी साइट की, एक पूरे साइट की अलग अलग साइट्स की डाइवर्सिटी को देखना, और गामा माने पूरा लैंडस्केप को कवर करना। देन टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी एवं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होते हैं? मतलब जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब होता है एक ही प्रजाति के जीवों में क्रोमोसोम या जीन के स्तर पर पाई जाने वाली विविधता या विभिन्नता। जैसे सभी मनुष्यों में 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स के पाए जाते हैं, किंतु प्रत्येक क्रोमोसोम पर उपस्थित जीन में भिन्नता के कारण हर मनुष्य का रंग, रूप, कद, काठी सब विभिन्न प्रकार का होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये डॉग्स का ग्रुप है, एक ही प्रजाति के एनिमल हैं, लेकिन सबका कलर, रंग, रूप, हेल्थ, हाइट सब अलग है। इसी प्रकार प्लांट्स में भी, क्रॉप्स में यहाँ हम देख सकते हैं मक्के की फसल है जिसके हर मक्के में दाने का जो कलर है वो अलग है। तो ये जो जीन लेवल पर विभिन्नता पाई जाती है, जो एक ही प्रजाति के बीच में जीन लेवल पर पाई जाने वाली जो विभिन्नता या विविधता है उसे जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। स्पीशीज डाइवर्सिटी का अर्थ होता है पृथ्वी पर उपस्थित विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के बीच की विविधता। एक प्रजाति ऐसे समान जीवों के समूह को कहते हैं जो आपस में प्रजनन कर सकते हैं। तो पृथ्वी पर कई प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, सभी भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे बर्ड की प्रजातियां या पक्षियों की प्रजातियां, तितलियों की प्रजातियां, यहाँ पे ये शंख की प्रजातियां। तो इनकी प्रजातियों के बीच में पाए जाने वाले भिन्नता, विभिन्नता या विविधता को स्पीशीज डाइवर्सिटी कहते हैं। नाउ इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, इसके अंतर्गत स्पीशीज का डिस्ट्रीब्यूशन और उनका कम्युनिटी पैटर्न आता है। यह किसी क्षेत्र विशेष में विविध प्रकार के हैबिटेट हो सकते हैं। जैसे एक बड़ा लैंडस्केप, बड़ा क्षेत्र ले लिया, उसमें
एक्वेटिक इकोसिस्टम भी है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम भी है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम भी है। तो इस प्रकार जो इकोसिस्टम के बेसिस पर इनके बीच में जो विविधता होगी उसे इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कहा जाता है। नाउ किसी स्थान की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको सामान्यतः गिनकर एक्सप्रेस करते हैं, गिनकर बताते हैं कि यहाँ की बायोडाइवर्सिटी कितनी है। गिनकर बायोडाइवर्सिटी ज्ञात करना जो है वो सबसे कॉमन मेथड होता है बायोडाइवर्सिटी ज्ञात करने का। जैसे हम कह सकते हैं कि मान लीजिए किसी स्थान पर 5 पौधे हैं और 50 इंसेक्ट हैं, तो हम कह सकते हैं कि वहां की जो बायोडाइवर्सिटी है वो 55 है। हालांकि गिनकर बायोडाइवर्सिटी एक्सप्रेस करना सबसे सरल विधि है, किंतु वर्तमान में बायोडाइवर्सिटी का मेजरमेंट यूनिटलेस मेथड से किया जाता है, जिसमें स्पीशीज के स्थान पर फंक्शन को यूनिट के रूप में रखा जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, आइए देखते हैं। अब बायोडाइवर्सिटी क्या है? क्या सभी स्पीशीज का इकोसिस्टम में समान महत्व होता है? क्या बायोडाइवर्सिटी मेजर्स में इंट्रास्पेसिफिक जेनेटिक वेरिएंस को इंक्लूड करना चाहिए? क्या किसी स्थान की बायोडाइवर्सिटी में किसी एक प्रजाति की भागीदारी दूसरे प्रजातियों से अधिक होती है? इन सब प्रश्नों का उत्तर हम बायोडाइवर्सिटी को गिनकर जब ज्ञात करते हैं तब नहीं मिल सकता। इसलिए हम क्या करते हैं, मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी मतलब बायोडाइवर्सिटी का मापन, परिमापन हम ये कैसे करेंगे? तो इसमें हम विभिन्न सूत्रों या फॉर्मूलों के द्वारा बायोडाइवर्सिटी एवं उससे संबंधित पैरामीटर्स का एग्जैक्ट वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूले यूज किए जाते हैं उन्हें बायोडाइवर्सिटी इंडाइसिस या इंडेक्स, बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स कहते हैं। तो कुछ मुख्य बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स इस प्रकार हैं। डाइवर्सिटी इंडाइसिस में पहला होता है स्पीशीज रिचनेस इंडेक्स। इसे अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा डिस्क्राइब किया गया। इसके द्वारा, इस इंडेक्स या इस फॉर्मूले के द्वारा किसी प्लेस के बायोडाइवर्सिटी के रिचनेस को ज्ञात किया जा सकता है कि उस प्लेस पर कितनी जातियों में कितनी ज्यादा विविधता है या विभिन्नता है, उसको हम इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। अगला है इवननेस इंडेक्स। इवननेस इंडेक्स को हम इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं, E इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई लॉग एस, जहां पर जो h है वो शेनॉन इंडेक्स है। शेनॉन इंडेक्स निकाल सकते हैं और s इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्पीशीज। इवननेस इंडेक्स के द्वारा किसी प्लेस में विभिन्न स्पीशीज के डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को ज्ञात कर सकते हैं। मतलब अगर किसी स्थान पर मान लीजिए 4 स्पीशीज हैं A B C D, मान लीजिए 2 साइट हैं, तो पहले साइट 1 में A B C D तीनों के जो है 3-3 इंडिविजुअल्स मौजूद हैं। मतलब वहां की बायोडाइवर्सिटी 12 है और 3-3 इंडिविजुअल चारों प्रजाति के उपस्थित हैं। साइट 2 में मान लीजिए स्पीशीज A जो है वो 6 हैं, स्पीशीज B 1 है, स्पीशीज C 2 है, स्पीशीज D 2। तो इस प्रकार वहां पर भी बायोडाइवर्सिटी 12 है, लेकिन जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, जो इवननेस है, वो बिल्कुल अलग है। तो हम इवननेस इंडेक्स को एग्जैक्ट वैल्यू के साथ इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है शेनॉन इंडेक्स ऑफ जनरल बायोडाइवर्सिटी। इसे शेनॉन एंड वीवर या शेनॉन एंड वीनर इंडेक्स भी कहा जाता है। इसके द्वारा किसी पॉपुलेशन में स्पीशीज के अबंडेंस के प्रोपोर्शन को ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार बायोडाइवर्सिटी के विभिन्न पैरामीटर्स को हम फॉर्मूले से उनकी एग्जैक्ट वैल्यू के साथ उनका परिमापन कर सकते हैं, जो कि बायोडाइवर्सिटी को गिनकर करने से कभी हम इन इंडेक्स को प्राप्त नहीं कर सकते। नाउ वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है
मनुष्य के लिए प्रकृति का अनुपम उपहार है। इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसके वैल्यूज का आकलन नहीं किया जा सकता। हम बायोडायवर्सिटी की वैल्यूज को ह्यूमन बीइंग या मनुष्य के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम इसे कभी भी इसका महत्व या इसकी कीमत को नहीं बता सकते। लेकिन फिर भी कुछ मुख्य वैल्यूज हैं, जैसे कहीं अगर आप इसे अलग अलग जगह पर पढ़ेंगे तो कहीं लिखा होगा इसके डायरेक्ट वैल्यूज क्या हैं, इनडायरेक्ट वैल्यूज क्या हैं। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट वैल्यूज ना लेकर जनरली जितने सेक्टर्स में बायोडायवर्सिटी की वैल्यूज है वो दिए हैं। जैसे पहला है एनवायरमेंटल वैल्यूज। एनवायरनमेंट में बायोडायवर्सिटी का क्या महत्व होता है, जैसे कहीं पर वाटर बॉडी है तो उस वाटर बॉडी में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड उसी वाटर बॉडी में उपस्थित माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा लगातार ऑक्सीडाइज किए जाते रहेंगे, उसका ब्रेकडाउन होगा और वाटर का प्यूरिफिकेशन होता रहेगा। ये प्रोसेस हमको दिखाई नहीं देता, लेकिन ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके कारण हमने पूरी वाटर बॉडीज को पोल्यूट कर दिया है और उसके बाद भी प्रकृति लगातार हमें स्वच्छ पानी प्रदान कर रही है। इसी प्रकार सॉइल क्वालिटी मेंटेनेंस भी प्राकृतिक रूप से होता रहता है। तो ये बायोडायवर्सिटी की एनवायरमेंटल वैल्यूज हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं और हमेशा हमें उस एक स्वच्छ जल और फर्टाइल सॉइल प्रोवाइड होता है। देन सोशल वैल्यूज जैसे एस्थेटिक है, रिक्रिएशनल है, कल्चरल है या स्पिरिचुअल है, तो हमें ये बायोडायवर्सिटी से हमें मिलता है। जैसे बहुत अच्छा लैंडस्केप हो तो किसी को भी देखकर अच्छा लगता है, आत्मिक शांति मिलती है, वो कल्चरल एक्टिविटीज वहां परफॉर्म कर सकते हैं और उससे मन को खुशी मिलती है। इस खुशी को हम किसी भी स्केल पर नाप नहीं सकते, इसलिए इसे इनडायरेक्ट वैल्यूज कहते हैं। देन इकोनॉमिक वैल्यूज, जितना भी वुड है, फॉसिल फ्यूल है, लकड़ी, फॉसिल फ्यूल, टिम्बर वुड या जलाऊ लकड़ियां जो भी मिलती हैं, सारे एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, सबको जो मिलता है वो इसी प्रकृति से और इसी बायोडायवर्सिटी के कारण हमें ये प्राप्त होता है। देन कंजम्पटिव यूज ऑफ वैल्यूज, जो लगभग 40,000 स्पीशीज प्लांट और एनिमल्स की हैं, तो वो डेली बेसिस पर ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा कंज्यूम की जाती है। जितनी भी ट्राइबल पॉपुलेशन ह्यूमन बीइंग्स की हैं जो जंगलों में रहती हैं, आदिवासी जनजातियां हैं, वो फॉरेस्ट और फॉरेस्ट से प्राप्त उनके फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर कंप्लीटली डिपेंडेंट होते हैं। अगर उनको फॉरेस्ट प्रोड्यूस ना मिले तो उनका जीवन असंभव हो जाएगा। देन प्रोडक्टिव यूज वैल्यू, ये जो है कमर्शियली हार्वेस्टेड एंड मार्केटेड प्रोडक्ट्स लिए जाते हैं इसके अंतर्गत। जैसे कि मनुष्य ने बड़े बड़े जंगल काटकर उसे बेच दिया। अभी तो वर्ल्ड में कई जगहों पर नदियों का पानी बेचा जा रहा है। जितने फॉरेस्ट प्रोड्यूस, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जितने भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस निकलते हैं, या एनिमल्स, उनके बॉडी पार्ट्स, उनके स्किन, उनके हॉर्न्स, उनके टीथ, इन सब चीजों का एक बहुत बड़ा मार्केट है जिसकी जो है वैल्यूज हम देखेंगे आगे। देन एथिकल एंड मोरल वैल्यूज, जो एथिकल एंड मोरल वैल्यूज इस सिद्धांत पे काम करते हैं कि जियो और जीने दो। मतलब हमको हमारे प्रकृति में मौजूद हर स्पीशीज का सम्मान करना है, उसे जीवित रहने का, सभी स्पीशीज को जीवित रहने का समान अधिकार है और इसीलिए हमें सभी प्रजातियों का बिना किसी भेदभाव के उनको प्रिजर्व करना, उनको कंजर्व करना है और किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसी भी प्रकार की जो नुकसान है वो अननेसेसरली हमको नुकसान नहीं पहुंचाने हैं। देन है एस्थेटिक वैल्यू। एस्थेटिक वैल्यूज में जैसे आजकल एक नया टर्म आया, इको टूरिज्म।
इको टूरिज्म आने वाले समय में एक बहुत बड़ी बिजनेस इंडस्ट्री हो जाएगी। जैसे खूबसूरत लैंडस्केप हैं, उन जगहों पर भ्रमण करके जो मन को आत्मिक शांति मिलती है, जो नेचुरल सराउंडिंग्स हैं, वाइल्ड लाइफ है, उनको देखने के लिए लोग दूर दूर से कई एकत्रित होते हैं। और इस टाइप के जो टूरिज्म को इको टूरिज्म कहते हैं। और आने वाले टाइम में ये जो इको टूरिज्म है, इसका बहुत बड़ा महत्व होने वाला है। नाउ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है मनुष्य के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ये हमने देख लिया। इस लेक्चर को बनाने के लिए जो मटेरियल है वो टेक्स्ट बुक ऑफ बायोडाइवर्सिटी बाय के.वी. कृष्णमूर्ति 2003, द सिक्स्थ एक्सटिंक्शन एंड अननेचुरल हिस्ट्री बाय एलिजाबेथ कॉल्बर्ट 2014, द फ्यूचर ऑफ लाइफ बाय ई.ओ. विल्सन 2001 से लिया गया है। इसके कुछ फोटोग्राफ्स और कुछ टेक्स्ट मटेरियल जो हैं वो इंटरनेट के डिफरेंट वेबसाइट से लिए गए हैं। आप लोगों ने बायोडाइवर्सिटी के विभिन्न पहलुओं को इतने ध्यान से सुना, समझा, इसके लिए धन्यवाद।